दोस्तों अगर दिन का उजाला है तो एक बार जरा फोन साइड में रखकर खुले आसमान की तरफ देखिए, क्या दिख रहा है? खूबसूरत पक्षी, नीला नीला आसमान और आसपास या तो पेड़ होंगे या फिर बिल्डिंग्स। पर अगर आपकी नजरों के सामने उड़ने वाले वो 3-4 पक्षी अचानक आपकी छत के ऊपर आकर बेहोश हो जाएं, तो क्या आपको हैरानी होगी? जब ऐसा पहली बार होगा तो आप इसे इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन एक के बाद एक जब आपकी छत से गुजरने वाला हर पक्षी अपनी जान गंवाने लगे तब चीजें डरावनी बन जाती है ना दोस्तों। ये सिलसिला भले ही आपकी छत पर ना हो रहा हो, पर दुनिया के एक कोने में ऐसे आए दिन होता रहता है जिसके हालात देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर कौन सी है वो जगह जहां जाते ही पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं और वहां का जादू क्या है जो उन पक्षियों को ऐसा करने पर मजबूर कर देता है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले, तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रकृति की एक और खौफनाक सच्चाई के बारे में। जनरली जब भी हम कभी ऐसी रहस्यमय जगहों की बात करते हैं तो वो हमारे भारत के बाहर ही देखने को मिलते हैं, पर इस बार मामला अलग है क्योंकि जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो भारत की सबसे खूबसूरत राज्य में से एक है, आसाम के अंदर मौजूद है। आसाम की राजधानी दिसपुर के करीब 316 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच एक ऐसी ही छोटा सा गांव मौजूद है जिसे जतिंगा के नाम से जाना जाता है। इंसान की नजरों से देखा जाए तो ये कमाल की जगह है। आसपास हरे भरे पेड़ दिखते हैं, खूबसूरत वादियों के आगोश में डूब जाने का मन करता है और लोग भी उतने ही फ्रेंडली होते हैं। पर बात जब इन पक्षियों की आती है तो यही खूबसूरत इलाका मरघट में बदल जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1905 से। उस दौर में जब गाँव के अंदर टाइगर का खौफ चरम पर था तो एक रात सन्नाटे में गाँव वाले किसी स्थानीय व्यक्ति के खोए हुए भैंसे को ढूंढने के लिए निकल पड़े। खोज के दौरान ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि उस भैंस को आतंक मचाने वाले बाघ ने मार डाला होगा, पर फिर भी दिल को दिलासा देने के लिए लाश की तलाश में जब गांव वाले एक के बाद एक इलाकों में खंगालते जा रहे थे तभी एक जगह उन्हें ऐसा कुछ नजर आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगलों के बीचों बीच कुछ पक्षियों की लाशें किसी ढेर की तरह पड़ी हुई थी। अच्छा, एक तो पक्षी अगर मरे होते तो इसे इत्तेफाक भी माना जा सकता था, पर यहाँ दर्जनों लाशों की बात हो रही है जो रात के सन्नाटे में स्पेसिफिकली उसी जगह पर एक साथ बेजान क्यों हो गई, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और यहीं से शुरुआत हुई जतिंगा के इस दर्दनाक इतिहास की। बात चिंता में डाल देने वाली थी, पर गाँव वालों के पास और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिससे वो खुद परेशान थे, जिस वजह से कभी भी इस मामले पर इतना गौर नहीं किया गया। हालांकि इतिहास गवाह है प्राकृतिक कभी भी परिस्थितियों की मोहताज नहीं रही। इसी नियम के तहत 1905 के बाद से आए दिन उस जगह पर पक्षियों की ऐसी रहस्यमय घटनाएं देखने को मिलती रही। साल के कुछ महीनों में जब कुछ नॉर्मल रहता या पक्षी आते थे जाते थे, पलायन भी करते थे, पर बाकी महीनों में पता नहीं गाँव पर किसकी बुरी नजर पड़ जाती थी कि वहाँ आने वाला हर पक्षी उस जगह से उड़ते ही मर जाता था। दशकों तक ये बात सिर्फ और सिर्फ गाँव और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित रही। उसके उस दौर में इंटरनेट वगैरह तो था नहीं और ऊपर से असम कभी भी ट्रांसपोर्ट के नजरिए से इतना कनेक्टेड राज्य भी नहीं रहा कि वहां से हर जानकारी बाहर सर्कुलेट होती रहे, जिस वजह से वहां की बात वहीं पर दबी रही। मगर ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि जतिंगा के इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1966 में जब एडवर्ड पिछाड़गी ने अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इस केस का जिक्र किया। किताब में उन्होंने बताया कि जब वो मशहूर बर्ड वॉचर सलीम अली के साथ भारत के अलग अलग कोनों में विजिट कर रहे थे तो 1960 के शुरुआती सालों में वो जतिंगा भी गए। उन्होंने बताया कि वो सालों से पक्षियों के बिहेवियर को स्टडी करते आए हैं, पर जतिंगा में जो कुछ भी उन्होंने देखा, खासकर पक्षियों द्वारा करी जाने वाली आत्महत्या नॉर्मल से इतनी अलग थी कि वैसे दुनिया के किसी भी कोने में कभी ऑब्जर्व नहीं की गई थी। और बस इसी लंबे चौड़े विवरण ने भारत के अलावा पूरी दुनिया से नेचुरलिस्ट को इस जगह की ओर आने के लिए अट्रैक्ट किया। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कि गुवाहाटी, शिलोंग से ज्यादा लोग जतिंगा में इस नजारे को विटनेस करने के लिए आने लगे। अब इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो सरकारी संस्थानों की नजरों में भी इस जगह का आना तो बनता ही था। और सरकार की नजरों में आने के ठीक बाद साल 1977 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुधीन सेन गुप्ता को इस जगह पर यहाँ की जांच और रिसर्च करने के लिए एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर भेजा गया, जिसका पूरा खर्चा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा उठाया गया था। सुधीन सेन गुप्ता ने महीनों तक इस मामले की जांच की। इन्होंने मरे हुए पक्षियों और जिंदा पक्षियों को एक साथ रखकर काफी गहराई से उन सभी को ऑब्जर्व किया और उनकी स्टडी में उन्होंने कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने बताया कि ये सभी पक्षी मौत के पहले इतना अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी जैसे उन पर किसी ने कोई जादू स्पेल कोस्ट कर दिया हो। लेट मी बी क्लियर, ये स्टेटमेंट उन्होंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कहा था, जादू टोना की संभावना जताने के लिए नहीं। उन्होंने बताया कि जितने भी पक्षी इस इलाके में मर रहे थे वो सभी खाली पेट थे, जिसमें से बेस्ट केस सिनेरियो में किसी पक्षी ने कम से कम 3 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाया था। जो पक्षी यहाँ पर आते थे उनकी मांसपेशियां अकड़ने लगती थी, ऊपर से वो मानो खाना ही खाना बंद कर देते थे। बट द क्वेश्चन इज व्हाई? आसाम का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पेड़ पौधे की कमी नहीं है, बड़े बड़े खेत भी हैं, जिससे कीट वहाँ पर मिलते ही होंगे। कुल मिलाकर ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर एक बार कोई इंसान भूखा मर सकता है, पर पक्षियों के लिए तो खाने की कोई कमी नहीं होगी, जिसका सीधा साफ यही मतलब था कि यहाँ आने के बाद पक्षी जानबूझकर खाना खाना बंद कर देते थे और अपनी मौत का इंतजार करने लगते थे। सुधीन सेन गुप्ता का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि द बर्ड्स किल देमसेल्व्स विद लेमिंग लाइक डिटर्मिनेशन। हिंदी में बोलो तो उनके हिसाब से पक्षी किसी के द्वारा मारे नहीं जाते थे, बल्कि वो खुद दृढ़ता से आत्महत्या करने के लिए पड़े रहते थे। पर वो ऐसा क्यों करते थे और इस इलाके में ही क्यों उनके साथ ऐसा होता था? ये बात सुधीन
सुधीन जी के पल्ले भी नहीं पड़ी। इस मामले में जब इन गाँव वालों से पूछा जाता था तो शुरुआत में ही वही रिएक्शन मिलता था जो आपको भारत के हर प्रांत में तब मिलेगा जब लोग कुछ समझ नहीं पाते। आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ पर किसी आत्मा या दैत्य की वजह से हो रहा है और जो इस हिस्से में घुसने वाले पक्षियों को वश में करके उसके अंदर से उनकी आत्मा को निकाल लेता है ताकि अपनी भूख शांत कर सके। मगर इस दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है ये बात तो आपके विश्वास पर निर्भर करती है। अंत में अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करने के लिए सुधीन सेन गुप्ता जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जतिंगा के इको फिजिकल जियोग्राफिकल पेक्युलैरिटीज नॉर्मल जगहों से बहुत डिफरेंट है। बेसिकली उनके हिसाब से यहाँ पर जमा होने वाला रेन वाटर और यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से इस प्रांत की मैग्नेटिक फील्ड पर बड़ा असर गहरा देखने को मिलता है, जिसके साथ ही यहाँ से गुजरने वाले पक्षी एडजस्ट नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो खुदकुशी कर लेते हैं। पर अगर हम अपनी राय दें तो ये फॉल्स आंसर लगता है जो केवल रिपोर्ट खत्म करने के लिए यूं ही कह दिया गया हो, क्योंकि दुनिया ऐसी जगहों से भरी पड़ी है जहाँ एनवायरमेंटल कंडीशन और मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पक्षी मरते चले जाते हैं, जिस वजह से सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। पर हम इस एक्सप्लेनेशन को पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ड्यू टू द रीजन स्टेटेड इन द रिपोर्ट। हमारे रिफ्यूजल की एक बड़ी वजह यहाँ का पैटर्न भी है। अगर वाकई इस तरह के एनवायरमेंट हीन पक्षियों की आत्महत्या की वजह होती तो ये घटना सिर्फ और सिर्फ सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही मेजरली क्यों घटती रहती है, जबकि बाकी सभी महीनों में सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है। क्या इन 2 महीनों में अचानक जटिंगा में कुछ ऐसा हो जाता है जो वहाँ का हाव भाव बिगाड़ जाता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा फिनोमिनन है जिसके बारे में कोई नहीं जान पा रहा, बस अपनी नाक बचाने के लिए कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। खैर कारण जो भी क्यों ना हो, इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि आज भी जतिंगा में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और दुनिया भर की प्रगति करने के बावजूद हम इस फिनोमिनन को अगर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर सकता और हमें उस चीज को लेकर गलत एक्सप्लेनेशन देने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। वैसे आपके हिसाब से जतिंगा में होने वाली इस रहस्यमय घटनाओं के पीछे क्या वजह हो सकती है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो को आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज एक लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।